आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जाए पैदाइश। वडनगर में 300 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा। बीजेपी के अरविंद सिंह लवली और हरीश खुराना और कांग्रेस के संदीप दीक्षित समेत कई बड़े लोग आज दाखिल करेंगे अपने कागजाती नामजदगी। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। राजधानी में बरसे बादल, पारा गिरने से बढ़ी सर्दी, पहाड़ों पर भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा। 15 माह से जारी तनाज़ा होगा खत्म। पहले मरहले में 33 यरगमालियों को किया जाएगा रिहा। खो खो वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा बरकरार। भारतीय मर्दों और खवातीन की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारतीय टीम जीत के साथ ग्रुप में टॉप पर पहुंची। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जाए पैदाइश वडनगर अब जदीदियत से हम आहंग रहेगी। वजीर दाखिला अमित शाह आज वडनगर पहुंचेंगे और तकरीबन 300 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह वडनगर में आसार कदीमा के तजुर्बाती म्यूजियम, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला 72 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रेरणा संकुल को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम मोदी ने अपनी इब्तिदाई तालीम इसी स्कूल से हासिल की थी। अमित शाह वडनगर में 34,235 मुरब्बा मीटर के कुल रकबे में 33.50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर और तैयार करदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, एस्ट्रो टर्फ, फुटबॉल ग्राउंड के साथ मिट्टी में खेले जाने वाले कबड्डी खेल, वॉलीबॉल और खो खो के लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा यहां बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, जूडो और जिम के लिए एक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल भी बनाया गया है। अमित शाह वडनगर में कदीम मंदिर में भी जाएंगे और 17वीं सदी का यह खूबसूरत मंदिर किसी वक्त में वडनगर की अहम कम्युनिटी नागर ब्राह्मणों की कुल देवता हाटकेश्वर महादेव के नाम मंसूब है। और जैसे जैसे दिल्ली असेंबली इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। आज पार्टियों के कई बड़े लीडर अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। गांधीनगर असेंबली हलके से बीजेपी के अरविंद सिंह लवली, कृष्णनगर असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अनिल गोयल और मोतीनगर से हरीश खुराना मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इस दौरान नई दिल्ली असेंबली से कांग्रेस के संदीप दीक्षित, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल और सीमापुरी असेंबली हलके से राजेश ललोठिया आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में पार्टी के 40 अहम रहनुमाओं को शामिल किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के नाम सबसे नुमाया है। इसके साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी स्टार कैंपेनर के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी को भी दिल्ली इंतखाबात में तशहीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी को भी स्टार कैंपेनर के तौर पर मुंतखब किया गया है। और कांग्रेस ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी 5वीं फहरिस्त जारी की है, जिसमें उसने मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने बवाना रिजर्व असेंबली हलके से सुरेंद्र कुमार, रोहनी सीट से सोमेश गुप्ता, करोलबाग रिजर्व सीट से राहुल धनक और तुगलकाबाद सीट से वीरेंद्र वधोड़ी और बदरपुर से अर्जुन भडाना को अपना उम्मीदवार नामजद किया है।
और आपको बता दें कि बॉलीवुड से एक चौंका देने वाली खबर भी सामने आ रही है। अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। गुज़िश्ता रात घर में नामालूम शख्स ने सैफ अली खान पर धारदार हथियार से हमला किया। कल एक नामालूम शख्स गुज़िश्ता रात देर गए अदाकार सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ और उनकी मुलाजिमा से बहस की। जब अदाकार ने मुदाखलत करके उस शख्स को पुरसुकून करने की कोशिश की, तभी उसने सैफ के जिस्म पर 2-3 बार हमला किया, जिसमें सैफ जख्मी हो गए। वो इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल हैं। सैफ पर हमला करने वाला कौन था और हमला क्यों किया, फिलहाल तफ्तीश जारी है। नेशनल स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करता है। भारत आलमी सतह पर सबसे ज्यादा मुतहरिक स्टार्टअप माहौलियाती निजाम के तौर पर उभरा है और उसने खुद को तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप मरकज के तौर पर कायम किया है। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने हिंदुस्तान में कारोबारी जज्बे में बड़ी तब्दीली लाई है। नौजवान और मुतहरिक अफरादी क़ुव्वत के साथ सस्ती इंटरनेट सहूलियात ने फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक और ई-कॉमर्स जैसे शोबों में स्टार्टअप को फरोग दिया है। For the economy, if you say, the startups are the game changers. They have created millions of jobs, attracted significant foreign investment, boosted health sectors, fintech, edtech, agri-tech. They have fostered the financial inclusion and digital adoption, empowering most and the remotest corners of the country. The startups have done a fantastic job, and India being one of the hubs which are looking into this kind of startups, the government has given us a lot of initiatives to bring the startups to that level. भारत ने कई हुसूलियाबियां हासिल की हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 9 साल मुकम्मल हुए। स्टार्टअप्स की तादाद 2016 में 400 स्टार्टअप्स से बढ़कर 2024 में 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है। भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। 48% स्टार्टअप में कम से कम एक औरत होती है। 62 रेगुलेटरी इस्लाहत। आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। Ecosystem has been growing exponentially over the last decade. Even in the frontier technology space, like space tech, our startups have been pushing boundaries and creating new benchmarks. Thanks to the space reforms that have been introduced over the last 5 years, our Indian startup ecosystem has been able to explore new means to access space and get utility out of space. अटल इनोवेशन मिशन जैसे इक़दामात से न सिर्फ मुकामी मसाइल हल हो रहे हैं, बल्कि वो आलमी सतह पर भी अपनी शिनाख्त बना रहे हैं। भारत का उद्यमशील परिदृश्य तेज गति से बदल रहा है। देश स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक वैश्विक लीडर के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने में कामयाब रहा है इन कुछ सालों में। कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और मुल्क की कई रियासतों में सर्दी की लहर जारी है। इसके साथ ही दारुल हुकूमत दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया है। बढ़ती हुई सर्दी से बचने के लिए बेघर लोग नाइट शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। नीज़ भारतीय रेलवे के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत और शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से दिल्ली जाने वाली 29 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज से 2 दिन तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की येलो अलर्ट की वार्निंग जारी की है। इसके अलावा ही हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फाल होने की वजह से मौसम में तब्दीली मुतवक्के है। हिमाचल के बेशतर हिस्सों में 19 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है और राजस्थान में शदीद सर्दी के साथ सुबह के वक्त घने से बहुत घना कोहरा पड़ने का इम्कान है। इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ अजला में भी बारिश हुई है और सर्दी की लहर जारी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई अजला में घना कोहरा छाया हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में बारिश का इम्कान है।
और दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से CAQM ने ग्रैप पाबंदियों के तीसरे और चौथे मरहले को नाफिज किया है। ये इकदाम पहले से मौजूद ग्रैप के पहले और दूसरे मरहले के तहत नाफिज किए जाएंगे। ये फैसला दिल्ली में हवा के बिगड़ते मेयार को देखते हुए लिया गया है। इसका मकसद दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी को रोकना और इसके मुज़िर असरात को कम करना है। नेशनल कैडेट कोर के यौम जमहूरिया कैंप में रोजाना सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। दिल्ली डायरेक्टोरेट के कैडेट्स ने दरियाए यमुना पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया। इसमें जमुना नदी को साफ सुथरा रखने के लिए NCC की कोशिशों के साथ साथ कैडेट्स ने स्वच्छ जमुना का पैगाम भी दिया। इन कैडेट्स ने और क्या दिखाने की कोशिश की, इस पर खास बात की हमारे नमा-निगार ग्रीश निशाना ने। दिल्ली निदेशालय के कैडेटों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से यमुना पर एक अच्छा संदेश दिया। हमारे कार्यक्रम में हमने इंद्रप्रस्था से दिल्ली तक की पूरी जर्नी दिखाई है और उसमें यमुना ने क्या क्या चीजें फेस की हैं वो सारा हमने दिखाया है। यमुना किन किन चीजों से गुजर के आज यमुना ऐसी है वो भी दिखाया है। जितनी भी यमुना के साथ गलत हुआ है, उसके अंदर कचरा डाला है, कूड़ा डाला है, उसके बारे में हमारी दिल्ली के बैले में दिखाया गया है। हमारा जो बैले था वो दिल्ली की इंद्रप्रस्थ टू दिल्ली पे बेस्ड था, तो हमने यमुना की जुबानी पूरा दिल्ली दिखाया है। हमने दिखाया कि यमुना किस तरह से प्रदूषित हो चुकी है और आज उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं टू मेक इट क्लीन। NCC कैडेट्स कैसे हमने शुरू किया यमुना को साफ करना और हम कैसे हेल्प करते हैं यमुना को क्लीन करने में, यही दिखाया है। शहर की नदी है, प्लस उससे हमारे थोड़ा रिलीजन भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे इसमें ये भी था कि भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि यमुना पहले से जैसे प्रदूषित है वो ठीक हो जाए, ताकि वहाँ पे फिर से वो गोपी के साथ लीला रचाएं और वो फिर से उनका यहाँ पे आगमन हो। कृष्ण जी ने पहले अपने टाइम पे कालिया नाग को भगाकर यमुना साफ करी थी, वैसे ही हम NCC के कैडेट, अमृतकाल के NCC के कैडेट्स यमुना को साफ करने में अपना योगदान देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश देने का प्रयास इन कैडेटों ने किया है कि किस तरह से अमृतकाल के जो कैडेट हैं वो यमुना को पूरी तरह से साफ करके रहेंगे। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। जमहूरिया सिंगापुर के सदर थरमन शानमुगारत्नम 18 जनवरी तक भारत के सरकारी दौरे पर हैं। सदर थरमन का आज राष्ट्रपति भवन के सहन में रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान सदर थरमन सदर द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंगापुर के सदर से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर और कई दीगर भारतीय मोअज़्ज़िज़ीन सदर थरमन से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर के सदर की हैसियत से थरमन शानमुगारत्नम का भारत का ये पहला दौरा है। सियाहत के मामले में राजस्थान की दुनिया के नक्शे पर अपनी खास पहचान है। रियासत की भजनलाल हुकूमत यहां सियाहत को मजीद फरोग देने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। राजस्थान सियाहत में नंबर 1, राजस्थान को सियाहत में नंबर 1 बनाने की कोशिश। राजस्थान को आलमी सियाहत के नक्शे पर एक मकबूल मुकाम बनाने की कोशिश। सयाहों को मुनफरिद और शानदार तजुर्बा फराहम करने के लिए काम किया जा रहा है। राजस्थान सियाहत में नंबर 1 बने रहने के लिए सियाहत के शोबे में करेगा वैल्यू एडिशंस। राजस्थान हमेशा से गैर मुल्की सयाहों की पहली पसंद रहा है। सियाहत के जरिए रोजगार फराहम करने में राजस्थान बेहतरीन मिसाल। मेहमान नवाजी राजस्थान की बरसों पुरानी रिवायत रही है। पधारो हमारे देश का स्लोगन सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता रहा है। कई दहाइयों से सयाह रियासत की तारीखी शान शौकत और कुदरती हुस्न की तारीफ करने यहाँ आते रहे हैं। मौजूदा बीजेपी हुकूमत यहाँ सियाहत के शोबे पर खुसूसी जोर दे रही है। यहाँ हुकूमत सियाहत से मुतालिक कारोबार को मुनज़्ज़म करने और मंसूबाबंदी करने पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करती नजर आती है, ताकि यहाँ आने वाले सयाहों के जहनों में राजस्थान की सियाहत और इसके खदमात की खूबसूरत तस्वीर हमेशा के लिए महफूज रहे। यही वजह है कि महकमा सियाहत की जानिब से कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। होटल कारोबारी, ट्रैवल एजेंसियों, टूरिस्ट गाइड्स को खास तौर पर अपडेट किया जाता रहा है और इस शोबे को बेहतर बनाने के लिए इनसे तजावीज भी ली जा रही है।
टूरिस्ट गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, होम स्टे ओनर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे क्या है कि बहुत कुछ सजेशन सुझाव हमको भी मिलते हैं और हमारे भी कुछ ऐसी बातें जो हम लोग भी इनको कन्वे करना चाहते हैं, तो वो एक इंटरेक्शन का बहुत अच्छा माध्यम आज बनने वाला है। वजीर आजम राजस्थान में सियाहत की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। पीएम ने राजस्थान के दौरे के दौरान कई बार इसका जिक्र किया है। राजस्थान हुकूमत टूर ऑपरेटर्स, होम स्टे के मालिकान, होटल्स, टूरिस्ट गाइड्स और ड्राइवरों और सियाहत से वाबस्ता दीगर लोगों को बेहतर तरबियत फराहम करके उनकी सलाहियत बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। फेडरेशन ऑफ होटल टूरिज्म एंड रेस्टोरेंट ने इस शोबे से वाबस्ता पेशेवर अफराद की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए कई काम किए हैं और उनको सराहा भी है। टूरिज्म के जितने प्रयास हो रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रयास है और उस वजह से पर्यटन बहुत बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब हम डोमेस्टिक टूरिज्म पे भी उतना ही ध्यान दें। इनबाउंड टूरिज्म थोड़ा सा कम हुआ है, इनबाउंड टूरिज्म के ऊपर डिपार्टमेंट बहुत ध्यान दे रहा है। इंटरनेशनल मार्ट्स हो रहे हैं, उसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन हो रहा है। राजस्थान हुकूमत का कहना है कि सियाहत के शोबे में वैल्यू एडिशंस किए जाएंगे। इसके अलावा रियासत में नए सियाहती मकामात भी तैयार किए जाएंगे। राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाने के लिए राजस्थान सरकार खास तौर पर जुटी हुई है। यहां आने वाले सैलानियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और सेवाएं मिल सके, इस बात पर सरकार का खास फोकस नजर आया है। इससे सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहां के पर्यटन को नई गति और नई दिशा मिल सकेगी। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। आइए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ आलमी सतह पर तवज्जो मबजूल कर रहा है, जिसके बायस 10 ममालिक का 21 रुकनी वफ्द आज संगम में डुबकी लगाएगा। वजारत खारजा की तरफ से मधु वफ्द महाकुंभ पहुंच गया है। वफ्द के क़याम के इंतजामात एरियल में वाक़े टेंट सिटी में किए गए हैं। आज बैनुल-अक़वामी वफ्द त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा और हेलीकॉप्टर से महाकुंभ के इलाके के फिजाई नज़ारे से लुत्फानंदोज होगा। बैनुल-अक़वामी वफ्द में फिजी, फिनलैंड, गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और साथ में टोबैको और मुत्तहदा अरब अमारात के नुमाइंदे शामिल हैं। वफ्द के अरकान ने महाकुंभ का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि यह उनके लिए बड़े एजाज की बात है और वो इन 400 लाख लोगों, 400 लाख अकीदतमंदों, मशहूर शख्सियात, सियासतदानों, सयाहों का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं जो यात्रा के लिए आ रहे हैं। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है और उसी खबर के ताल्लुक़ से आपको बता दें कि हिंदुस्तानी बहरिया को मिली नई ताकत, 3 जंगी बेड़े कौम के नाम वक्फ। पानी, ज़मीन, आसमान, गहरा समंदर हो या लामहदूद खला हो, हिंदुस्तान हर जगह अपनी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाज़रीन ये बयान है और आपको बता दें कि इंडियन नेवी डॉक यार्ड का कल वज़ीर आज़म ने दौरा किया था, जहां उन्होंने अपना ये बयान दिया है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। मरकजी वजीर रिजिजू का सऊदी अरब का दौरा और हज की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और साथ में आपको यहाँ बताते चलें कि कई अहम जो उमूर हैं उन पर दस्तखत किए गए और दोनों ही जो मुल्क हैं उनमें रिश्ते मजीद मजबूत होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। और अब देख लेते हैं घने कोहरे का असर। 300 से जायद परवाजें मुतासिर बताई जा रही हैं और 40 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं ताखिर से। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना बताया जा रहा है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, ये भी नाज़रीन काफ़ी अहम हो जाती है। नर्सरी में दाखिलों के लिए पहली फहरिस्त तैयार है। बच्चों और उनके वालिदैन के दरमियान किया गया ड्रॉ। स्कूलों ने ड्रॉ की कराई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। और आपको बताते चले नाज़रीन के स्कूलों में ख़ासतौर से अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो नर्सरी में दाखिले का ख्वाब अब बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। ये ड्रॉ स्कूल कैंपस में बच्चों और वालिदैन के जरिए कराया गया और स्कूलों ने इस ड्रॉ की वीडियोग्राफी भी कराई और इस अमल को मुकम्मल करने के बाद अब स्कूल नर्सरी में दाखिलों की पहली फहरिस्त जुमे के रोज जारी करेगा और स्कूल का कहना है कि फहरिस्त सुबह 10 बजे के करीब जारी कर दी जाएगी।
और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी स्पोर्ट्स से। विमेंस इंडिया ने आयरलैंड को 304 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। टीम की सबसे बड़ी जीत 435 रन का रिकॉर्ड बनाया जो वनडे में चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट इसमें हासिल कर लिए। और अब देख लेते हैं नाजरीन चलते चलते एक और सुर्खी। जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद इस्राएली हमले जारी हैं। 63 फलस्तीनी शहीद इसमें बताए जा रहे हैं। ऐसी फलस्तीनी रियासत चाहते हैं जो इसराइल के शाना बशाना चले। गजा मुआहदे पर अमल अमरीकी यरगमालियों की रिहाई से शुरू होगा। आपको बता दें कि ये नाजरीन बयान है वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का। तो ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें भी देख लेते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान 15 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए जंगबंदी और यरगमाली मुआहदा तय पाया गया है। इसके तस्दीक अमरीकी सदर बाइडन ने की है और इसराइल और हमास के दरमियान ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई जब हमास के जंगजू ने जुनूबी इसराइल पर हमला किया जिसमें 1200 अफराद हलाक और 250 से ज्यादा अफराद को यरगमाल बना लिया गया। इसके जवाब में इसराइल ने एक फौजी मुहिम शुरू की जिसमें गजा के तिब्बी हुक्काम के मुताबिक 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। व्हाइट हाउस ने बाइडन के हवाले से बताया कि इसराइल और हमास ने मिस्र और कतर के साथ अमेरिका की महीनों की सिफारतकारी के बाद जंगबंदी और यरगमाली मुआहदा तय पाया है। ये मुआहदा गजा में लड़ाई रोक देगा, फलस्तीनी शहरियों को इंतहाई जरूरी इंसानी इमदाद फराहम करेगा और यरगमालियों को 15 माह से जायद कैद में रहने के बाद उनके अहले खाना से दोबारा मिलाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। कई आलमी रहनुमाओं ने जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। आलमी रहनुमाओं ने अमन के लिए मजीद कोशिशों की जरूरत पर भी जोर दिया। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने मगरबी एशिया में अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इसराइल और फलस्तीन के लोग इस मुआहदे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गजा में मुसीबत ज़दा फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की अपील की और देरपा हल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा हम इसराइल और फलस्तीनी अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने भी गजा में जंगबंदी और साथ में यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने के मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने सब पर जोर दिया कि वो अपने वादों को बरकरार रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो। और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान डेर लेyen ने मुआहदे का खैर मकदम किया है और साथ में उन्होंने भी कहा है कि ये मुआहदा खित्ते में देरपा इस्तेहकाम और तनाज़े के सिफारती हल की तरफ से दोनों फरीकों के लिए एक अहम कदम के तौर पर काम करेगा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए जिसमें गजा में हमास और उसके इत्तेहादियों के हाथों यरगमालियों की फौरी रिहाई होनी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर और बराक ओबामा की अगर हम बात करें तो बराक ओबामा ने अमन मुआहदे को एक मुस्बत कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा खूनरेजी को रोक सकता है। बराक ओबामा ने कहा कि यह मुआहदा उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जिन्होंने गजा के तनाज़े में अपने प्यारों को खो दिया है। और अब खबरें खेल के मैदान से। खो खो वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा बरकरार है। भारतीय मर्दों और खवातीन की टीमें खो खो वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय मर्दों की खो खो टीम ने पेरू के खिलाफ जबरदस्त 70-38 से शानदार जीत दर्ज की। दरियासना खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन टीम ने भी बुध को ईरान के खिलाफ 116 की शानदार जीत के साथ खो खो वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। इस आसान जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में सरफहरिस्त है। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट